हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आज की करंट अफेयर की क्लास में। आज की करंट अफेयर की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास। शुरू करते हैं। चलिए, पहला सवाल हमारे इस करंट अफेयर में, आज के सेशन में पहला सवाल है कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसे अधोसूचित रोग घोषित किया है। तो वो कह रहा है कि भाई यहाँ पे कौन सी ऐसी डिजीज़ है जिसको डिक्लेयर्ड किया है, नोटिफाइड किया है कि एक ऐसी डिजीज़ है जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा इसको डिक्लेयर्ड किया गया है। तो भाई कौन स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा कौन से रोग को अधिसूचित रोग डिसाइड किया गया है, डिक्लेयर्ड किया गया है। पोलियो को, कालाजार को, एनीमिया को, या फिर सर्पदंश को, यानी कि स्नेक बाइट को। तो इसका सही आंसर क्या होगा, चलिए बताएंगे। बात किसकी हो रही है, तो बात हो रही है यहाँ पे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की। किसकी बात है, बात हो रही है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की। अगर बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की यहाँ पर बात हो रही है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें तो भाई इसके अगर मैं मंत्री की बात करूँ तो इसके मंत्री कौन हो जाएंगे, इसके मंत्री हो जाएंगे जेपी नड्डा। कौन है वर्तमान में, जेपी नड्डा की बात करें तो जेपी नड्डा भाई इसके वर्तमान में मंत्री हैं। और इनके द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा एक क्या बोलते हैं, रोग को अधिसूचित किया गया है। तो भाई वो कौन सा रोग होगा जिसे अधिसूचित किया गया है। तो अधिसूचित किस रोग को किया गया है, अधिसूचित रोग, ये रोग हो जाएगा यहाँ पे सर्पदंश। क्या हो जाएगा, तो ये रोग होगा आपका सर्पदंश। ठीक है, कि भाई इस पर ध्यान देना है। ठीक है, और किस स्पेशल किस राज्य के लिए किया गया है, तो अगर वो राज्य पूछे आपसे तो राज्य कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा तमिलनाडु। कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ आती है कि यहाँ पे टारगेट क्या रखा गया है। तो यहाँ पे जो टारगेट रखा गया है, ये टारगेट इसका रखा गया है यहाँ पे कि भाई 2030 तक की अगर बात करें तो 2030 तक स्नेक बाइट यानी कि जो सांप से काटने में जो मृत्यु होती हैं, 50% सांप से जो काटने वाली मृत्यु हैं, इन मृत्यु में 50% की कमी की बात करूं तो 50% की कमी यहाँ पे टारगेट रखा गया है। और अगर बात करूं कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी इंसान सांप के द्वारा काटे जाते हैं तो सबसे ज़्यादा मृत्यु कहाँ होती हैं, 90%। पूरे अगर मैं विश्व की बात करूं तो पूरे वर्ल्ड में 90%, पूरे वर्ल्ड की 90%, यानी कि सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में जितने भी काटे जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा 90% मृत्यु कहाँ हो रही है, तो 90% मृत्यु भारत में हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि भारत में, और भारत के भी 90% वाला कौन सा एरिया आता है, तो 90% में भी 90% वो एरिया है जो गांव में रहता है। गांव में क्योंकि समय पर इनको इलाज नहीं मिल पाता है, जिससे यहाँ पे डेथ हो जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल, सवाल नंबर 2। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक जिसका नाम है टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटरनेगम, इसके लेखक कौन हो जाएंगे। एक पुस्तक है जिसका नाम यहाँ पे आप देखेंगे टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटररेगनम, इसके पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे। एस जयशंकर हो जाएंगे, या फिर प्रोफेसर श्री राम चौलैया हैं, विक्रम संपत हैं, अमिताभ कुमार हो जाएंगे। चलिए देखो, एक पुस्तक की बात यहाँ पर हो रही है, एक बुक है जिसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एक बुक है और इस बुक का नाम क्या हो जाएगा, टीपू सुल्तान। इस बुक का नाम है टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटररेगनम ये पुस्तक है। अब इस अगर बुक की बात करें तो ये जो बुक है इसके लेखक कौन होंगे, तो सबसे पहले बात आती है भाई इस बुक में बात करें तो भाई इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे, विक्रम संवत इसके लेखक हो जाएंगे। किसके द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक, तो ये विक्रम
संपत के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। दूसरी बात ये आती है कि भाई ये तो ठीक है कि इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, लेकिन इसको लॉन्च किसने किया है? अगर यहाँ पे लॉन्च की बात करें तो इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? डॉक्टर जयशंकर की बात करें, डॉक्टर जयशंकर के द्वारा या डॉक्टर एस जयशंकर की बात करूं तो इनके द्वारा, डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और ये कौन है? तो ये हैं हमारे विदेश मंत्री। कौन है ये हो जाएंगे विदेश मंत्री, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, तो यहाँ पे भाई ये हमारे विदेश मंत्री हो जाएंगे और ये बुक हो जाएगी यहाँ पे विक्रम संवत की बुक हो जाएगी टीपू सुल्तान। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए, अगला सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है कि हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो एक फेस्टिवल है जिसका नाम है, यहाँ पे एक फेस्टिवल है, रिसेंटली में इसको होस्ट किया है। फेस्टिवल है आपका हॉर्नबिल। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये स्टार्ट किया गया है 2024 की बात करें तो भाई इसको कहाँ पे शुरू किया गया है? कहाँ पे शुरू होगा? देखो, एक फेस्टिवल की बात कर रहे हैं हम लोग जिसका नाम है हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात करें तो ये हॉर्नबिल महोत्सव हो जाएगा। और इस महोत्सव की अगर मैं बात करूँ आपके साथ तो ये जो महोत्सव है, इस महोत्सव को शुरू कहाँ किया गया? पहली बात तो ये शुरू की बात करें तो जी इसको कहाँ मनाया जा रहा है, ये कहाँ शुरू हो रहा है? तो ये हो रहा है आपका नागालैंड में। कहाँ हो रहा है? ये शुरू हो रहा है नागालैंड की बात करूँ, नागालैंड में। और नागालैंड में ही क्यों शुरू हो रहा है? तो नागालैंड में एक पक्षी है। देखो भाई किसके स्तर पर शुरू हो रहा है? तो सबसे पहली बात, कब से कब तक चलेगा, है ना? कब से कब तक की बात करें तो कब से कब तक है? तो यहाँ पे ये कब से कब तक रहने वाला है? ये 1 दिसंबर को शुरू होगा। 1 दिसंबर को शुरू होकर के ये 10 दिसंबर तक रहेगा। मतलब 1 दिसंबर को ये शुरू होगा और 1 दिसंबर से ये आपका 10 दिसंबर 2024 तक रहने वाला है। ठीक है, अच्छा ये डेट ऐसा क्यों है? क्यों भी इसी डेट की शुरुआत क्यों करी कि इसी डेट को मनाया जाना है ये? अगर यहाँ पे नागालैंड की बात करूँ तो नागालैंड की जो स्थापना होती है, नागालैंड की स्थापना होती है 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना होती है। और नागालैंड की स्थापना के दिवस के मतलब नागालैंड स्थापना दिवस से लेकर के 10 दिन तक ये फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। ठीक है, दूसरी बात, ये स्थापना दिवस है, इसका स्थापना क्यों मनाया जाता है? तो भाई क्यों मनाया जाता है? तो ये नागालैंड के स्थापना दिवस के रूप में है ना, नागालैंड स्थापना दिवस के रूप में, स्थापना दिवस के रूप में। ठीक है, इसलिए भाई ये मनाया जाता है। अब दूसरी बात ये भी आती है, नागालैंड के स्थापना दिवस के रूप में इसे एक और नाम दिया जाता है। तो अगर इसके उपनाम की बात करें तो इसका उपनाम हो जाएगा त्योहारों का त्योहार। त्योहारों का त्योहार भी इसको बोला जाता है, त्योहारों का त्योहार भी इसको बोला जाता है। ठीक है, ये इसका उपनाम हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करें कि जी क्या ये अभी से मनाना शुरू हुआ है? नहीं, इसकी शुरुआत कब से होती है? अगर इसकी शुरुआत की बात करी जाए तो इसकी शुरुआत कब से हुई है? 2000 से इसकी शुरुआत हुई है। और अगर इस बार क्रम की बात करूं कि भाई इस बार कौन सा क्रम था इसका, तो इस बार जो है 2024 में इसका 25वां क्रम है। 2024 में इसका 25वां क्रम है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें दो आती हैं। एक तो इसका भागीदार देश पूछा जाता है। फिलहाल इसका आंसर होगा नागालैंड, ऑप्शन बी, है ना, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपसे दो चीज़ें पूछी जाती हैं, एक तो इसका भागीदार देश पूछा जाता है और एक भागीदार राज्य। तो 2024 में भागीदार देश कौन सा होगा, पहली चीज़, और भागीदार राज्य कौन सा होगा, ये भी आपसे भागीदार राज्य कौन सा होगा ये भी आपसे पूछा जाएगा। भागीदार अगर देश की बात करूं तो जो वेल्स है, वेल्स यहाँ पे भागीदार देश हो जाएगा। और भागीदार राज्य की बात करूं तो इसमें दो राज्य हैं, एक का नाम है सिक्किम और दूसरा राज्य हो जाएगा आपका यहाँ पे, एक है सिक्किम और एक है तेलंगाना। तेलंगाना की बात करें तो ये भागीदार राज्य हो जाएंगे सिक्किम और तेलंगाना। और देश कौन सा हो जाएगा, वेल्स हो जाएगा। तो 2000 से शुरुआत होती है, 25वें क्रम का हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है,
और नागालैंड के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हॉर्नबिल नागालैंड में एक पक्षी पाया जाता है। क्या है ये? हॉर्नबिल एक पक्षी है जिसके रूप में, ये देखेंगे आप यहाँ पे एक पक्षी दिखाई दे रहा है। तो नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाएगा। 25 एडिशन होने वाला है, ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल का 2024 का। चलिए आगे बात करते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में भारतीय सेना ने पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास जिसका नाम है सिनबैक्स। तो ये जो सिनबैक्स है ये किसके साथ शुरू किया है? पहली बात तो भाई ये कैसी है, भारतीय सेना का है ना। तो भारतीय सेना की एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है सिनबैक्स। एक्सरसाइज का नाम है सिनबैक्स। और ये भाई किस किस के बीच में हुई है? भारत के साथ। कौन सा ऐसा देश है जिसके साथ में ये आयोजित हुई है? सबसे पहली बात देखो, हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिनबैक्स, एक एक्सरसाइज है जिसका नाम होगा यहाँ पे सिनबैक्स की बात करूँ तो ये एक्सरसाइज होगी हमारी सिनबैक्स। सिनबैक्स की अगर बात करी जाए तो ये एक्सरसाइज है सिनबैक्स। और सिनबैक्स की अगर मैं बात करूँ तो सिनबैक्स एक्सरसाइज जो होगी हमारी वो किसके साथ होगी? अच्छा, एक एक्सरसाइज और ही होती है, ये तो है हमारी सिनबैक्स, एक होती है सिनबैक्स, एक और होती है। तो वो कौन सी एक्सरसाइज होती है? ये होती है सिनबैक्स, ठीक है। तो थोड़ा सा ही अंतर है यहाँ पे, देखो यहाँ पे बस सिर्फ सी और एस का ही अंतर है। तो जो ये सिनबैक्स एक्सरसाइज है, अगर यहाँ पे बात करें कि जो सिनबैक्स एक्सरसाइज है तो ये तो होती है कंबोडिया के साथ। ये किसके साथ होती है? ये होती है कंबोडिया के साथ होती है, कंबोडिया, ठीक है। और यहाँ पे जो सिनबैक्स की बात करूँ तो ये जो सिनबैक्स एक्सरसाइज है ये होती है हमारी किसके साथ में? सिंगापुर, भारत और सिंगापुर के साथ में। तो यहाँ पे ये भारत करता है, सिंगापुर, दोनों एक्सरसाइज भारत करता है, दोनों एक्सरसाइज भारत करता है। तो सिनबैक्स भारत सिंगापुर के साथ करता है और सिनबैक्स जो है ये कंबोडिया के साथ करता है। तो यहाँ पे सिनबैक्स पूछा है इसने और इसके अनुसार भाई ये एक्सरसाइज हो जाएगी सिनबैक्स सिंगापुर की, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कंबोडिया के बीच में सिनबैक्स होती है, ठीक है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अच्छा, अब देखो ये मुझे लग रहा है कि इसने जो एक्सरसाइज पूछी है ना, तो ये वाली एक्सरसाइज है, यहाँ पे आप ये वाली एक्सरसाइज दें, ये सिनबैक्स आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, सिनबैक्स, ठीक है। सिनबैक्स की बात करूँ, आप ये वाली एक्सरसाइज ध्यान रखो, जो आपकी सिनबैक्स है इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो कंबोडिया वाली एक्सरसाइज है इसकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाली जो एक्सरसाइज है, अब ये जो एक्सरसाइज है सिनबैक्स कंबोडिया वाली, तो ये कहाँ पर हुई है? तो ध्यान में रखेंगे, पुणे में हुई है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र पुणे में, ठीक है, महाराष्ट्र पुणे में हुई है। और ये पहली बार है जो 1 से 8 दिसंबर तक, तो ये पहली एक्सरसाइज हुई, पहली बार हुई है। और दूसरी बात यह है कि ये 1 से 8 दिसंबर तक चलेगी, 1 से 8 दिसंबर तक ये चलने वाली है एक्सरसाइज, ठीक है। अच्छा, और एक होती है यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्लीनेक्स एक्सरसाइज भी होती है, एक एक्सरसाइज और है जिसका नाम है स्लीनेक्स, स्लीनेक्स। स्लीनेक्स के बारे में बात करें तो ये भारत के साथ में श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच में होने वाली एक्सरसाइज हो जाएगी श्रीलंका स्लीनेक्स, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल इसका आंसर सिंगापुर हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे सिनबैक्स के बारे में पूछा है जो कंबोडिया के बीच में हुई है, ठीक है। चलिए, तो ये एक्सरसाइज है, आप देखते हैं आगे। अगला सवाल नंबर 5, हाल ही में भारत सरकार ने स्वच्छ पौध कार्यक्रम के लिए किससे $98 मिलियन के साथ में ऋण को लेकर के समझौता किया है। अब देखो यहाँ पे एक एग्रीमेंट हुआ है, तो भाई रिसेंटली एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे सिग्नेचर किया है, एक यहाँ पे सिंह जो है लोन एग्रीमेंट किया है, एक लोन एग्रीमेंट है। और जो ये लोन एग्रीमेंट है ये है $98 मिलियन का, $98 मिलियन का है। और ये जो है क्लीन प्लांट्स प्रोग्राम को लेकर के है, ये भी ध्यान में रखेंगे, किसको लेकर के? क्लीन प्लांट्स प्रोग्राम को लेकर के ये एग्रीमेंट किया गया है। सबसे पहली बात क्या है, देखो किसको लेकर के किया गया है, ये क्लीन प्लांट प्रोग्राम की बात करूं, यानी कि स्वच्छ पौध कार्यक्रम की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो स्वच्छ पौध कार्यक्रम है अगर इसकी बात करूं, तो स्वच्छ पौध कार्यक्रम की अगर बात करें, है ना, तो जो ये स्वच्छ पौध कार्यक्रम है इसका संबंध किससे होगा? सबसे पहली बात तो भाई यही है, क्या चीज़ है ये, इसका
संबंध किससे होगा? तो अगर इसके संबंध की बात करें तो ये बागवानी फसलों को रोग मुक्त करने से होगा। जो बागवानी फसलें हैं, बागवानी फसलों को रोग मुक्त करने से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अब बागवानी फसलें कौन कौन सी आती हैं? बागवानी फसलें होती हैं, जैसे बात करूँ यहाँ पे बादाम है, अखरोट है और ऐसी फसलें हैं, तो उनको बागवानी फसलों में रखा जाता है। इन फसलों को रोग मुक्त करने के लिए जो है यहाँ पे स्वच्छ पौध कार्यक्रम यानी कि क्लीन प्लांट्स प्रोग्राम शुरू हुआ है। ठीक है, अब ये जो है इसको फंडिंग किसने दी है? तो ठीक है, प्रोग्राम तो शुरू हुआ है। अगर इसकी फंडिंग की बात करें तो जी इसको पहली बात तो फंडिंग दी कितनी गई है? तो इसको जो फंडिंग दी है ये दी है $98 मिलियन की दी है ना, $98 मिलियन की फंडिंग दी है। ठीक है, इतनी फंडिंग तो करी है। करी किसने है? कौन सा ऐसा कंट्री होगा कि भाई जिसने इसको फंडिंग करी है? तो इसको फंडिंग करने वाला होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। कौन सा हो जाएगा? ADB जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसने इसको भाई इतनी फंडिंग करी है। ठीक है, अच्छा ये जो ADB है, अगर ADB की बात करें हम तो ADB की स्थापना कब होती है? ADB की स्थापना होती है 1966 में, 1966 में। और इसके अगर हेड की बात करूं, अच्छा मैंने अभी आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेड पढ़ाए थे, तो इसके हेड कौन हो जाएंगे? तो आप बताएंगे इसके। अच्छा हेड क्वार्टर बताओ इसका, सबसे पहले हेड क्वार्टर कहाँ होगा? इनका नाम तो मैं पढ़ाऊंगी आपको। कहाँ होगा? मनीला में। और मनीला कहाँ पड़ता है? मनीला पड़ता है फिलीपींस में। फिलीपींस की बात करूँ, फिलीपींस मनीला में इसका हेड क्वार्टर हो जाएगा। और ADB के जो मैंने अभी आपको यहाँ पे क्या बोलते चेयरपर्सन बताए थे, हेड बताए थे, वो कौन थे? क्या नाम था उनका? उनका नाम था मसातो कोडा। क्या नाम था? मसातो कोंडा। ठीक है, मसातो कोंडा की बात करें तो मसातो कोंडा इसके हेड थे। ठीक है, ये नाम आप थोड़ा सा याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। चलिए क्यों, अच्छा इसमें ADB में टोटल कितने मेंबर हो जाएंगे? तो अगर ADB की बात करूं तो ADB में यहाँ पे बात करेंगे, ये है आपका ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसमें टोटल मेंबर की बात करें तो टोटल कितने कंट्री मेंबर हो जाएंगे? तो इसमें कितने कंट्री मेंबर हो जाएंगे? कंट्री मेंबर की बात करें तो टोटल कंट्री मेंबर है 69। कितने हैं? 69। और 69 में कौन सा है? ये है इजराइल। ठीक है, तो ये इजराइल है। ये भी आपसे देखो वन लाइनर में पूछ लेगा, आपको ये चीज़ें रिवाइज करते रहना है, क्योंकि ये अगर हम याद करने बैठेंगे तो याद तो हमें होगा नहीं, बट ये हमारी थोड़ा सा हमारी बुद्धि में रहना चाहिए, ताकि हम एग्ज़ाम में इसको भाई ये देख लें कि हाँ अच्छा ये चीज़ हमें सही लग रही है। थोड़ी एलिमिनेट पावर तब बढ़ती है जब हम चीज़ें लगातार पढ़ते रहते हैं, है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या कहता है? सवाल नंबर 6 कह रहा है कि वर्ष 2024 की एक सीजन में 2 ग्रैंड स्लैम, एक देखो एक साल में कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, है ना। एक सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, सेकंड होता है फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर US ओपन। तो एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं और एक साल में 2 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले, ATP फाइनल्स तक पहुंचने वाले, डेविस कप भी जीता है, इन दोनों को जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? भाई इतना कुछ अचीव करा है तो इम्पोर्टेंट तो बनते हैं हमारे लिए भी, है ना। चलिए तो ये कौन हो जाएंगे? जैनिक सिनर हो जाएंगे, या फिर यहाँ पे अलेक्जेंडर ज्वेरेव हो जाएंगे, नोवाक जोकोविच होंगे, कार्लोस अलखराज होंगे। तो बड़ा नाम सुना होगा आपने, देखो जैनिक सिनर। तो ये कौन हो जाएंगे? आंसर होगा ऑप्शन ए, जैनिक सिनर। सवाल अच्छा है, चलो इसके बारे में थोड़ा सा सुनते हैं, पढ़ते हैं। पहली बात अगर मैं यहाँ पे जैनिक सिनर की बात करूँ तो जो ये जैनिक सिनर हैं, जैनिक सिनर की अगर बात करी जाए तो जो जैनिक सिनर हैं इनकी बात करूँ, जैनिक सिनर कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये किस देश से संबंध रखते हैं? ये रखते हैं इटली में, इनका जन्म हुआ था, ये इटली देश से संबंध रखते हैं, पहली बात। अब देखो सबसे पहले बात करें तो इन्होंने कौन कौन से कप जीते हैं? एक तो ATP फाइनल्स का खिताब है, और एक कौन सा जीता है इन्होंने? देखो एक डेविस कप है ना, डेविस कप। तो जैनिक सिनर ने एक तो डेविस फाइनल में जीते हैं, जो डेविस कप है तो डेविस कप का फाइनल में जीता है, डेविस कप की फाइनल तक पहुंचे हैं, है ना, फाइनल इसको जीता है। और डेविस कप का जो फाइनल खिताब था ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था स्पेन में। कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था स्पेन में, 2024 वाला। ये भी डेनिस सिनर क्या बोलते हैं, जैनिक सिनर ने जीता है। ठीक है, दूसरा जो खिताब था एक तो ये हो गया, है ना, और इसी के साथ में दूसरा 2 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले,
तो 2 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले की बात करें तो भाई जो एटीपी ग्रैंड स्लैम है इसकी बात करूँ, एटीपी ग्रैंड स्लैम तो इसको भी जीता है। इसकी बात करूँ तो ये कहाँ, इसका भी फाइनल है, इसका भी फाइनल है, इसको भी जीता है। और एक कहाँ पर हुआ था, इटली के जो ट्यूरिन है इसमें हुआ था, इटली के ट्यूरिन में। कहाँ पर हुआ था, ये इटली के ट्यूरिन में हुआ है ना, इसको भी जीता है। और 2 ग्रैंड स्लैम जीते हैं इन्होंने, तो ये इतिहास के एकमात्र पहले खिलाड़ी हैं। 2 ये ऐसा जो है कारनामा करने वाले, ये हमारे पूरे इतिहास में आज तक किसी ने नहीं करा है। तो ये इतिहास के भाई प्रथम व्यक्ति हैं, प्रथम खिलाड़ी हैं। ये भी थोड़ी सी बात आप ध्यान में रखेंगे। हर एक क्वेश्चन पे ना स्टार मार्क कर लिया करो, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे और ये मोस्टली बच्चों को याद नहीं रहते हैं, इसलिए ठीक है। अच्छा अब देखो इन्होंने क्या करा है, इन्होंने भाई 2 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, इतिहास के पहले खिलाड़ी हैं। क्या करा है इन्होंने लगातार भाई 2 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। अब इन ग्रैंड स्लैम की बात करें तो कौन कौन से ग्रैंड स्लैम जीते हैं इन्होंने, देखें। चलो यहाँ पे बात करते हैं, लगातार 2 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले हैं तो कौन कौन से ग्रैंड स्लैम जीते हैं इन्होंने। तो सबसे पहली बात करें तो एक ग्रैंड स्लैम जो जीता है इन्होंने, सबसे पहले तो एक जीता है इन्होंने यूएस ओपन। कौन सा जीता है, एक जीता है इन्होंने यूएस ओपन जीता है ना। और यूएस ओपन आपको पता है कब शुरू हुआ था, 1881 में शुरू हुआ था, 1981 में शुरू हुआ था शायद से में भी, खैर ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे लास्ट में होता है, साल के लास्ट में, ठीक है ये। और दूसरा कौन सा जीता है, दूसरा जीता है भाई इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे शुरुआत में होता है और यूएस ओपन साल के सबसे लास्ट में होता है। तो दूसरा जीता है इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन, है ना। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो ये वाला जीता है, ये 2 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ग्रैंड स्लैम की। तो भाई अगर यहाँ पे ग्रैंड स्लैम की बात करें तो भाई ये कितने होते हैं, ये एक साल में 4 होते हैं। कितने होते हैं, एक साल में 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, चलो देख लेते हैं। एक साल में 4, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, सबसे पहले आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। सेकंड आपका फ्रेंच ओपन होता है, दूसरा आपका फ्रेंच ओपन होता है। तीसरा आपका विंबलडन होता है, विंबलडन ओपन होता है। और फोर्थ आपका यूएस ओपन होता है, फोर्थ आपका यूएस ओपन होता है, तो है ना। अच्छा इनकी शुरुआत कब हुई थी, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है शुरू आपका 1905 में, और फ्रेंच ओपन होता है आपका 1891 में, और विंबलडन ओपन शुरू होता है 1877 में, और ये शायद 1818 में, इसका मुझे कंफर्म नहीं है, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। यूएस ओपन कहाँ खेला जाता है, तो यूएस ओपन हार्ट कोर्ट पर खेला जाता है। किस पर, हार्ट कोर्ट पर खेला जाता है। और विंबलडन आपका ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है ना। और आपका फ्रेंच ओपन ये तो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, किस पर, ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन ये भी हार्ट कोर्ट पर खेला जाता है ना, हार्ट कोर्ट पर खेला जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ना ध्यान में रखनी है। देखो आपके एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाएंगी कि यूएस ओपन कैसे कोर्ट पे खेला जाता है, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। कई बार ये भी पूछ लेगा विंबलडन ओपन के विजेता ऑस्ट्रेलियन के, ये सब आपसे पूछ लेगा, तो थोड़ा सा ध्यान में ज़रूर रखेंगे। चलिए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई ये 2024 के विनर बन चुके हैं। आगे बात कर लेते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 7 क्या कहता है, हाल ही में भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम्स जो है विकसित करने के लिए किसके साथ में समझौता किया है। रिसेंटली में इंडियन गवर्नमेंट ने जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल फिलहाल में जो है यहाँ पे एग्रीमेंट किया है। और एग्रीमेंट किसके साथ किया है, क्या, तो ये कह रहा है कि भैया डेवलप इलेक्ट्रिक जो क्या बोलते हैं प्रोपल्सन है, इस सिस्टम को के लिए यहाँ पे इसको डेवलप करने के लिए भाई एक एग्रीमेंट किया है। तो ये यूके के साथ किया है, फ्रांस के साथ, इजराइल के साथ, या जर्मनी के साथ, तो ये किसके साथ किया है। फिलहाल अगर बात करें, देखो बात क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक प्रोपल्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन की बात कर रहे हैं ना, सिस्टम की, इस सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो भाई इस सिस्टम की बात करें, इसको ईपीएस शॉर्ट में बोल दें, कोई दिक्कत नहीं है।
इस सिस्टम की बात करें तो जी ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को लेकर के इंडिया ने, भारत सरकार ने एक एग्रीमेंट हुआ है, यानी कि एक समझौता हुआ है। और ये जो समझौता हुआ है इसे लेकर के दो देशों के बीच समझौता हुआ है। अब ये दोनों देश कौन कौन से हैं, तो देखो पहला देश तो आता है, पहला तो भारत सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट है, एक तो भारत सरकार है। और भारत सरकार ने जो इसके डेवलप के लिए समझौता किया है वो किया है यूके के साथ। किसके, यूके के। भारत की तरफ से कौन है, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कौन है, तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से है भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की बात करें तो भारत की तरफ से कौन हो जाएगा, भारत की तरफ से है बात करें तो ये भेल है, ठीक है। इसको यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिक, भारत की तरफ से कौन है, भारत हैवी इलेक्ट्रिक की बात करें, इलेक्ट्रिक लिमिटेड है ना, ये हो जाएगा। और यूनाइटेड किंगडम से कौन हो जाएगा, तो इधर से कौन हो जाएगा, इधर से है आपकी सीई पावर कन्वर्जन कंपनी है ना, सीई पावर कन्वर्जन कंपनी, ठीक है। ये यूनाइटेड किंगडम की तरफ से है, इन दोनों ने समझौता किया है, ठीक है। और भाई ये किसके लिए समझौता किया है, तो अगर आप कहेंगे कि देखो ये एग्रीमेंट हो रहा है और ये एग्रीमेंट किसके लिए हो रहा है, तो ध्यान रखेंगे तो ये हुआ किसके लिए है। अगर आपसे पूछें कि जी ये एग्रीमेंट किसके लिए हुआ, ये काम किसके लिए करेगा, काम की बात करें तो ये किसके लिए काम करेगा, तो जी ये काम करेगा नेवी को जो जहाज़ दिए जाते हैं, नेवी को जो जहाज़ दिए जाते हैं, इन जहाज़ों को पावर सप्लाई करेगा। इन जहाज़ों को क्या करेगा, इन जहाज़ों को पावर सप्लाई करने का काम करेगा, ठीक है, सप्लाई करेगा। चलिए अगला सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। अच्छा यहाँ पे मैंने भी आपसे इसका आंसर नहीं लगाया, तो ये यूके के साथ किया है यहाँ पे, वैसे तो लिख दिया सब कुछ पर ध्यान। चलिए सवाल है कि हाल ही में जो है मीगोंग महोत्सव, क्या नाम है भाई, मीगोंग महोत्सव है, और ये 2024 का कहाँ शुरू हुआ है, तो कह रहा है वेयर हैज़ द मीगोंग फेस्टिवल रिसेंटली 2024 स्टार्टेड, कहाँ पे स्टार्ट हुआ है ये बताएंगे। ये मणिपुर में स्टार्ट हुआ है, त्रिपुरा में, मेघालय में, असम में, कहाँ पे शुरू हुआ है ये। अगर इस फेस्टिवल की अगर बात करें हम, तो भाई ये जो फेस्टिवल है हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मीगोंग फेस्टिवल की, किसकी बात कर रहे हैं, ये है आपका मीगोंग फेस्टिवल। मीगोंग फेस्टिवल ये एक महोत्सव है, इस महोत्सव की हम बात कर रहे हैं, 2024 में ये महोत्सव हुआ है, ठीक है। अब ये जो महोत्सव है 2024 का, अगर इसकी बात करें तो ये हुआ कहाँ पर है, सबसे पहली बात तो जी ये कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है आपका मेघालय में। कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है मेघालय में, ठीक है। दूसरी बात, इसका संबंध किससे हो जाएगा, इस महोत्सव का संबंध की बात करें तो इस महोत्सव का संबंध हो जाएगा जो गारो पहाड़ी के फूल हैं उनसे। किससे, जो गारो पहाड़ी पड़ती है, गारो, खासी, जयंतिया, 3 पहाड़ियाँ पड़ती हैं मेघालय में, तो गारो पहाड़ी के जो फूल हैं, गारो पहाड़ी के फूलों से इस महोत्सव का संबंध हो जाएगा। तीसरी बात आती है जी इस महोत्सव की थीम क्या हो जाएगी। इस महोत्सव की अगर हम थीम की बात करें तो परंपराओं के प्रति ध्वनि इसकी थीम हो जाएगी। क्या होगी, परंपराओं के प्रति ध्वनि की बात करें, परंपराओं के प्रति ध्वनि इसकी थीम हो जाएगी। अच्छा तो ये, अच्छा कुछ और फेस्टिवल आपको याद आ रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा मेघालय इज द करेक्ट आंसर। मेघालय में जनजातियाँ यहाँ की पहाड़ियों के नाम पर हैं, गारो, खासी, जयंतिया यहाँ की जनजातियाँ हैं, यहाँ की पहाड़ियों के नाम पर हो जाएंगी। कुछ अन्य महोत्सव भी याद आ रहे हैं क्या आपको, हाँ बिल्कुल याद आने चाहिए भाई। यहाँ पे एक फेस्टिवल है यहाँ पे नोंगक्रेम फेस्टिवल, और ये बहुत पूछा जाता है, नोंगक्रेम फेस्टिवल, और ये नोंगक्रेम नृत्य फेस्टिवल है एक, ठीक है। और कौन सा हो जाएगा, एक शादशुक भी होता है यहाँ पे, शादशुक, और ये पूछा गया था शायद किसी एग्जाम में। हाँ, गारो बांग्ला भी होता है यहाँ पे, गारो बांग्ला, और गारो बांग्ला को ना वो सिर्फ बांग्ला के नाम से पूछता है कि बांग्ला फेस्टिवल कहाँ का हो जाएगा। और यहाँ पे एक होता है मिनसियम, एक फेस्टिवल और होता है, ये भी पूछा जाता है, मिनसियम फेस्टिवल की बात करें तो मिनसियम फेस्टिवल भी यहाँ पे होता है। तो ये कुछ फेस्टिवल है, इन्हें याद रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा मेघालय इज द करेक्ट आंसर। चलो तो यहाँ पे देखेंगे मेघालय में जो है आपका मीगोंग फेस्टिवल जो है ये गारो हिल से रिलेटेड हो जाएगा, और ये आपका 18 से लेकर के 20 नवंबर को आपका चला है ये, और इसके बारे में आप यहाँ पे देख लें, ठीक।
ठीक है। चलिए अगला सवाल आपका सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 कह रहा है कि UNCCD, ठीक है, UNCCD यानी किसकी बात करें, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, है ना। तो ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। तो पार्टियों के सम्मेलन का ये 16वां सत्र कहाँ प्रारंभ होगा, है ना। तो ये कोप जो हमारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है उनसे रिलेटेड है। तो भाई ये 16वां सत्र इसका रियाद में होगा, बाकू में होगा, रियो डी जेनेरियो में होगा, या फिर यहाँ पे कजान में होगा। इसका आंसर क्या होगा। देखो बात किसकी हो रही है, बात कर रहे हैं हम UNCCD की। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो भाई इसकी ये फुल फॉर्म हो जाएगी, है ना। तो इसकी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करें तो जी इसकी ये जो है हमारा ये इसकी स्थापना कब होती है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो जी इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था इसका, 1994 में इसको स्थापित किया गया था। और इसके हेड क्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो बॉन जर्मनी में इसका हेड क्वार्टर हो जाएगा। बॉन जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में इसका हेड क्वार्टर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये आती है कि भाई इसमें देखो यहाँ पे क्या है कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इसमें हुई है, कौन कौन सी हुई हैं। सबसे पहले देखो एक COP 16 की बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे COP 16 की। COP 16 की बात करें तो इसका संबंध जैव विविधता से है। किससे, ये जैव विविधता की बात करें, जैव विविधता, इससे संबंध था इसका। और ये कोलंबिया में हुआ। कहाँ पर हुआ है, ये कोलंबिया में हुआ, है ना। और दूसरी बात अगर मैं करूं तो एक और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 नंबर की हुई है, COP 16 एक और हुई है। और इसकी बात करें तो ये मरुस्थलीकरण की रोकथाम से संबंधित है। किससे है, इसका जो मरुस्थलीकरण है, मरुस्थलीकरण की बात करें तो इसकी रोकथाम से संबंध रखता है ना, रोकथाम। और ये कहाँ पर हुआ है, तो भाई ये हुआ है रियाद में। कहाँ पर, ये हुआ है रियाद में। और रियाद भी सऊदी अरब में, है ना, सऊदी अरेबिया में। और एक और हुआ है COP 29 हुआ है फिलहाल में। COP 29 की बात करें तो भाई ये जो है आपका ये क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। किससे है, ये है क्लाइमेट चेंज से संबंधित, ठीक है। और ये हुआ है बाकू अजरबैजान में। कहाँ हुआ है, ये हुआ है बाकू अजरबैजान में, ठीक है, अजरबैजान में। तो ये देखो COP 16 सोच के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैव विविधता वाला पूछेगा तो कोलंबिया जाएंगे, मरुस्थलीकरण रोकथाम पूछेगा तो रियाद जाएंगे। अब यहाँ पे पूछा है उसने कि भाई वो कह रहा है UN से जो CCD पार्टियों के सम्मेलन का 16वां सत्र कहाँ होगा, ये प्रारंभ होगा। तो ये होगा आपका रियाद में, ठीक है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। बाकू अजरबैजान में COP 29 हुआ है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखेंगे, यहाँ पे ध्यान रखेंगे UNCCD यानी कि COP 16 ये रियाद में हुआ है। चलो, और ये इसका संबंध आप ध्यान रखेंगे, ये मरुस्थलीकरण तो ये डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इसकी बात करेंगे ना, जैव विविधता वाला, ये क्लाइमेट चेंज वाला है, ये आपका क्लाइमेट का है। अगर COP 16 क्लाइमेट की बात करेगा, COP 16 क्लाइमेट की बात करेगा तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लेकिन अगर उसने आपसे ये बात करी यहाँ पे क्लाइमेट की बात ना करके, अगर उसने यहाँ पे डेजर्टिफिकेशन की बात करी है तो आप रियाद में जाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, ये ज़रूर पढ़ना है कि UNCCD का है या फिर COP है, ठीक है। चलो तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।